जय सिया राम प्यारे बच्चों, वेलकम टू सिया राम ई लर्निंग। विश्व की प्रमुख जनजातियों के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मसाई जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, जो मुख्य रूप से अफ्रीका के निवासी हैं। अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो आज हम लोग मसाई जनजातियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके निवास क्षेत्र की। अगर निवास क्षेत्र की मसाई जनजातियों के देखें हम लोग, तो ये लोग अफ्रीका महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसे सवाना घास प्रदेश के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं। यही इनका गृह क्षेत्र माना जाता है, जहाँ वे अपने पशुओं को चराते हुए घूमते रहते हैं। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि जो मसाई जनजाति है, इनका जो जीवन निर्वाह करने का मुख्य आधार है वो क्या है? पशुपालन है। प्राकृतिक घास पर आधारित पशुचारण इनके जीवन का आधार है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके निवास क्षेत्र की बात करते हैं, तो पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र इनका पुश्तैनी निवास क्षेत्र है। उत्तरी तंजानिया, कीनिया और युगांडा के पठारी क्षेत्र, जो ग्रेट रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है, इनके बसाव का प्रमुख क्षेत्र है। अर्थात दक्षिण अफ्रीका के कुछ प्रमुख देश जैसे तंजानिया है, कीनिया है, युगांडा है, यही मसाई जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है। और इनका जो मुख्य जीवन यापन करने का मुख्य आधार है वो क्या है? पशुपालन। ठीक है। यह क्षेत्र विक्टोरिया झील के पूरब 1 डिग्री दक्षिणी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मसाई सुरक्षित क्षेत्र या मसाई रिजर्व के नाम से जाना जाता है, या उसको मसाई रिजर्व घोषित किया गया है। वर्तमान समय में इनकी संख्या लगभग 1.25 लाख बताई जाती है। पहले ये ऊंचे पठारी भागों से, जहाँ जलवायु स्वास्थ्यकर है और चारागाह भी अच्छे हैं, पशुचारण करते थे। ऊंचे पठारी भाग में जहाँ पर अच्छी जलवायु पाई जाती थी और अच्छे चारागाह भी पाए जाते थे, वहीं पर ये लोग पशुचारण करते थे। लेकिन कृषि कार्य के विस्तार के कारण अब इन्हें निचली घाटियों की ओर ढकेल दिया गया है। ऐसा क्षेत्र एक तो अस्वास्थ्यकर है और वहाँ घासें भी वर्ष भर समान रूप से नहीं उगती हैं। मतलब कि वहाँ का क्लाइमेट भी स्वास्थ्यकर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। और वहाँ पर चारागाह के रूप में उनको घास भी हमेशा नहीं मिलती। वर्षा की कमी से घास सूख जाते हैं, जिससे इनका जीवन संकटमय हो जाता है, या इनका जीवन परेशानी में व्यतीत होने लगता है, या परेशानी में डूब जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। पहले तो ये लोग ऊंचे पठारी क्षेत्रों पर रहते थे, तो वहाँ पर उनको हमेशा वर्ष भर घास भी मिल जाता था और खुला आसमान होता था, तो वहाँ की क्लाइमेट भी ठीक ठाक था, तो बहुत समस्या नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे कृषि का विस्तार इस क्षेत्र में होता गया, ग्रेट विक्टोरिया झील के आसपास के क्षेत्रों में कृषि का विस्तार होता गया, वैसे वैसे ये मसाई जनजाति घाटियों की तरफ कह सकते हैं खिसकते चले गए। और वर्तमान समय में ये घाटियों में ही निवास करते हैं, जहाँ का जलवायु अस्वास्थ्यकर है और वहाँ पर वर्ष भर घास के मैदान भी नहीं मिलते, जिनसे उनका काम चल सके। ठीक। औपनिवेशिक विस्तार से इनके चारागाहों का क्षेत्र कम होता जा रहा है। अब ऊंचे भागों में इनका पशुचारण नहीं के बराबर है। अर्थात ये ऊंचे भागों में अब पशुचारण या पशुपालन का काम नहीं करते। आगे देखते हैं निवास क्षेत्र के आगे अगर हम बात करें, तो इनकी प्रजाति विशेषताओं के बारे में। प्रजाति विशेषता के बारे में अगर बात करें, तो मसाई लोग का जो संबंध है वो नीलो हेमेटिक से माना जाता है, कि जो मानव समुदाय की नीलो हेमेटिक प्रजाति है, उससे मसाई जनजातियों का संबंध माना जाता है। इनमें मेडिटेरियन और निग्रोइड रक्त का मिश्रण है, जिससे आभासिस होता है या जिससे यह महसूस होता है कि इनके पूर्वज उत्तरी भाग से आए और अफ्रीकी रक्त से इनका संबंध हो गया, जिसके कारण से ये लोग अफ्रीका महाद्वीप में बस गए। यही कारण है कि इनका शारीरिक स्वरूप अफ्रीकी मूल प्रजातियों से कुछ अलग है। ये लंबे व छरहरे बदन के होते हैं। इनकी त्वचा का रंग भूरा या चॉकलेटी होता है। इनका सिर ऊंचा और पतला, नाक लंबी व पतली। इनके होंठ जो होते हैं वो अधिक मोटे नहीं होते हैं। साथ ही इनके बाल भी काले व कम घुंघराले होते हैं। यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले मानव जाति है, उससे ये थोड़ा अलग होते हैं।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लोग इनके जो पूर्वज है ये उत्तरी भाग से आके अफ्रीका में जो बसे हैं, तब उसके बाद इन लोगों का कह सकते हैं कि जन्म हुआ है या मसाई जनजाति का जन्म हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनके जीवन यापन का ढंग। यहाँ पर लग रहा है गलत लिखा गया है ना, प्रजाति विशेषताएं तो आप लोग देख ही लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, जीवन यापन का ढंग या जीवन यापन के तरीके। अगर आप जीवन यापन के तरीकों की बात करें इनके, तो मसाई लोगों का संपूर्ण आर्थिक तंत्र पशुओं पर आधारित है। अपने पालतू पशुओं के साथ ये घास की तलाश में घूमते रहते हैं ना। जैसा कि आपने पहले सुना कि इनका जो जीवन का आधार है, मुख्य आधार है, वो क्या है, पशुचारण। और ये अपने पशुओं के साथ घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते हैं। इनके पालतू पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरियां, गधे और खच्चर होते हैं। पशुओं की देखभाल के लिए ये कुत्ता भी पालते हैं, अर्थात ये विभिन्न प्रकार के जानवरों को पालते हैं। गाय उनकी समृद्धि की परिचायक है। पशुओं से प्राप्त दूध, मांस, खाल आदि इनके जीवन के आधार है। अर्थात पशुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ ही मुख्य रूप से ये अपने जीवन के लिए या अपने जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मांस केवल विशेष अवसरों पर खाते हैं। ये परंपरावादी और आधुनिकता विरोधी मनोवृत्ति के चरवाहे हैं। ये अपने पशुओं की संख्या तो अवश्य बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके नस्ल में सुधार इन्हें गवारा नहीं होता है। मतलब जिस तरीके से नेचर ने दिया है उसी तरीके को वो उसको स्वीकार करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का वो लोग डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। यही कारण है कि इनके झुंड में पशुओं की संख्या तो बहुत अधिक होती है, लेकिन उनके उत्पादन में या उनसे उनको उत्पादन कम प्राप्त होता है, क्योंकि वो आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग नहीं करते हैं। गायें बहुत कम दूध देती हैं। गायों का क्रय विक्रय इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन शादी के अवसर पर इन्हें उपहार में अवश्य देते हैं। पशुपालन का व्यवसायीकरण इन्हें पसंद नहीं, जिसके कारण ये गरीब चरवाहे मात्र बन सके हैं। इनका सुख दुख इनके पशुओं की संख्या पर आधारित है न कि उनके व्यापार पर। यानी कौन कितना सुख है, जिसके पास जितना पशुओं की संख्या है वो उतना सुखी माना जाता है। अर्थात ये पशु प्रेमी होते हैं। पशुओं का व्यापार ये लोग करना नहीं चाहते हैं। पशुओं की नस्ल से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं, चाहे इनको उत्पादन मिले चाहे न मिले। तो ये ढेर सारे पशुओं को अपने पास पालते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। ये हो गया इनके जीवन यापन करने का ढंग। नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें तो भोजन। तो स्वाभाविक है, अगर ये पशुपालक है, पशु को पालने वाले हैं, तो पशुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल ये लोग भोजन के रूप में करते हैं। तो अगर हम भोजन की चर्चा करें तो इनके भोजन की वस्तुएं पशुओं से प्राप्त दूध, दही, मक्खन, रक्त और इनके विनिमय से प्राप्त अन्न, बाजरा, मक्का और ज्वार है। यानी दूध, दही, मक्खन का व्यापार करके ये लोग कुछ अन्न भी प्राप्त करते हैं, जिसको बाजरा, मक्का या ज्वार कहते हैं। इनके अतिरिक्त जंगलों से प्राप्त कंदमूल, फल आदि भी ये लोग खाते हैं। बहुधा इनकी स्त्रियां ही ये सब इकट्ठा करती हैं जंगलों से। ये अपने गाय, बैल के नसों को दबाकर पंक्चर कर खून निकालते हैं और उसे पीते तथा दूध दही के साथ मिलाकर खाते। पशुओं का खून यानी कि रक्त नसों में छेद करके उसमें से खून निकालते हैं और उसी को आराम से दूध दही के साथ मिलाकर खाते हैं। उत्सव के अवसर पर भेड़ बकरियों के मांस ये बड़े चाव से खाते हैं। हालांकि मांस ये लोग रेगुलर नहीं खाते हैं, कभी कभी ये खाते हैं, समय समय पर खाते हैं। ये शहद से मदिरा बनाते हैं, यानी कि शराब बनाते हैं और शहद के शराब का सेवन करते हैं। ये जंगली चिड़ियों और पशुओं का शिकार भी करते हैं। पशुओं की खाल, सींग, पंख और हड्डी इकट्ठा करके ये अन्य जाति के लोगों को विनिमय में देते हैं और उसके बदले अनाज आदि लेते हैं। तो यानी कि पशुपालन के साथ साथ थोड़ा बहुत ये लोग छोटे जानवरों का शिकार भी करते हैं। ठीक, आगे अगर हम बढ़े भोजन के बाद वस्त्र की बात करें, इनके वस्त्र और आभूषण की बात करें, तो जो मसाई लोग होते हैं ये वस्त्र के रूप में प्रमुख रूप से चमड़े का इस्तेमाल करते हैं। चमड़े को मुलायम करने के लिए चर्बी या मक्खन लगाकर पत्थर से रगड़ते हैं। इनकी औरतें भेड़ बकरी के खाल की ओढ़नी पहनती है।
ये लोहे के कड़े भी पहनती हैं और चमड़ा तथा सींग का गहना बनाकर भी पहनती हैं। वीर नवयुवक चमड़े का टोप भी पहनते हैं या टोपी भी पहनते हैं। जो बहादुर नवयुवक हैं वो चमड़े की टोपी पहनते हैं और इनकी स्त्रियां कड़े पहनती हैं, चमड़े तथा सींग का गहना बनाकर पहनती हैं। भोजन के रूप में ये मुख्य रूप से चमड़े का वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं और चमड़े को मुलायम सॉफ्ट बनाने के लिए ये लोग उस पर मक्खन लगाकर या चर्बी लगाकर पत्थर से घिसते भी है। तो इस तरीके से ये लोग अपने वस्त्रों और आभूषणों का निर्माण करते हैं। कौन? मसाई जनजाति। अब अगर हम इनके आवास की बात करें या इनके घर की बात करें कि किस तरीके का इनका घर का प्रारूप होता है, तो मसाई लोग पत्थर, लकड़ी या मिट्टी की दीवार और घास फूस का छप्पर बनाकर अपने आवास का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि जो नेचर से अगल बगल उनको प्राप्त होता है, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, इसी से वो लोग अपना दीवार बनाते हैं और उसके ऊपर घास फूस का छप्पर बना लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को ग्रामीण इलाकों में आज भी देखने को मिलता है। इनके झोपड़े अंडाकार होते हैं और प्रत्येक परिवार का एक झोपड़ा होता है। अंदर से झोपड़े को खाल से मढ़ देते हैं, यानी कि झोपड़ा बनाने के बाद घास फूस से या मिट्टी से या पत्थर से उसके अंदर चमड़े की एक परत लगा देते हैं। हवा के लिए छोटे छोटे छेद बना देते हैं। घास फूस के आस्थान पर पशुओं के खाल का बिस्तर बिछाते हैं। झोपड़ों के दरवाजों पर खाल का पर्दा लटकता रहता है। जैसा कि आप लोग अपने द्वारे पर पर्दा लगाते हैं, तो ये लोग अपने द्वार पर पर्दा लगाते हैं चमड़े। प्रत्येक अलग अलग झोपड़ा होता है। इनके झोपड़े साधारण ऊंचाई के होते हैं, अर्थात बहुत ऊंचाई के नहीं होते हैं, स्मॉल कैटेगरी के होते हैं। ठीक। अब अगर हम आगे बढ़े, इनके उपकरण की बात करें कि मसाई जनजाति किस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ये पशुचारक है और थोड़े बहुत कह सकते हैं शिकार भी करते हैं, तो उसी तरीके के ये लोग उपकरण भी इस्तेमाल करते होंगे। पशुपालन जीवन का आधार होने के कारण मसाई खानों और खेतों में भी काम करने लगे। धीरे धीरे मसाई लोगों के पास बहुत कम उपकरण होते हैं, यानी कि ठीक है, मसाई लोगों के पास बहुत कम उपकरण होते हैं, बस इतना ही ध्यान दीजिए। दूध, दही और रक्त रखने के लिए बांस या फलों के छिलके जैसे लौकी आदि की तुम्बी का प्रयोग करते हैं। लौकी तो आप लोग देखे होंगे ना, लौकी या कोड़ा, तो लौकी के तुम्बी का प्रयोग ये लोग दूध और दही रखने के लिए करते हैं। और इसके साथ साथ ये लोग अलग अलग खानों में भी काम कर रहे हैं। तो इस सबसे ये लोग लव ऐश को गलाकर अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल या अलग अलग उपकरणों का निर्माण भी करते हैं, तथा इनके कुछ लोहे के औजार बनाते हैं, जैसे तलवार हो गया, तलवार, भाले, बरछे, उसके बाद चमड़ा से रस्सी, रिंग, हड्डी के उपकरण भी ये प्रयोग में लाते हैं। अब मिला जुला के ये बात है कि मसाई लोगों के पास बहुत ज़्यादा उपकरण नहीं होते हैं और यह लोग जो बड़े क्या करते हैं कि जैसे लौकी हो गया या कोहड़ा हो गया, तो लौकी के कुंडी से बर्तन का निर्माण करते हैं, उसी में दूध दही अपना रखते हैं। और उसके साथ साथ ये लोग लोहे को गलाकर उनसे भी अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के शस्त्र बनाते हैं, जिनसे ये लोग थोड़ा बहुत से कह सकते हैं कि शिकार का काम करते हैं या फिर जानवरों को मारते हैं। उसके बाद तो भाई जब ये मारेंगे तो उससे उनको चमड़ा प्राप्त होगा, हड्डी प्राप्त होगा। इससे भी वो लोग अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाकर उसका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, सामाजिक संगठन के बारे में बात करें मसाई लोगों के, कि मसाई लोगों का सामाजिक संगठन कैसा है, तो मसाई जनजाति बहुत संगठित क्या लिखा है, मसाई जनजाति बहुत संगठित में विभक्त होता है। तो बनता क्या मान लीजिए, तो कहने का मतलब यह है कि मसाई जनजाति बहुत संगठित नहीं होता है, ये अलग अलग समूहों में या अलग अलग समाज में विभक्त होता है। इनका सामाजिक संगठन आयु वर्ग पर आधारित होता है। कम आयु वर्ग के लोग कनिष्ठ योद्धा और सबसे बड़े लोग वरिष्ठतम वर्ग के नेता कहे जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो मसाई जनजाति है ये बहुत एक साथ संगठित नहीं होते हैं, इनको अलग एज वर्ग यानी आयु वर्ग के आधार पर अलग अलग वर्गों में या अलग अलग समूहों में
विभक्त किया गया है ना। जैसे कि जो सम आयु के वर्ग हैं उनको कनिष्ठ योद्धा कहा जाता है, जबकि जो बड़े लोग हैं वो लोग वरिष्ठतम वर्ग के नेता कहे जाते हैं। वरिष्ठतम वर्ग के नेता पूरे समाज की समस्याओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो इसका समाधान वरिष्ठतम वर्ग के नेता करते हैं। मसाई समाज दास्ता की मनोवृत्ति को ये समझता है, यानी कि बुरा समझता है, अर्थात वो लोग दास्ता या दास्ता का जीवन नहीं जीना चाहते। ये उदार मनोवृत्ति के योद्धा होते हैं। लयोन यून धार्मिक कर्मकांड के लिए उत्तरदायी होता है। वे अपने ईश्वर का या ईश्वर को इंगाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इंगाई। अपने भगवान को ये लोग इंगाई कहते हैं। धार्मिक कर्म संपादित करने वाले लैवोन लोगों का समाज पर दबदबा होता है, अर्थात इनका एक कह सकते हैं एक जाति है लैवोन, जो क्या करती है, धार्मिक चीज़ों का पालन करती है, धार्मिक चीज़ों का कह सकते हैं लोगों से पालन करवाती है या धार्मिक लोगों से है। यही लोग मुख्य रूप से पूरे समाज पर कह सकते हैं राज करते हैं। शादी ब्याह इनके निर्देशों से अनुसार होता है। कहने का मतलब हमारा जो लैवोन है ये मसाई जनजाति के पंडित जी हैं। क्या है? पंडित जी, यानी कि ब्राह्मण न। यही लोग धार्मिक कर्मकांड देखते हैं। मसाई जनजाति में शादी विवाह बीने के आधार पर होता है। शादी में लड़की वालों को दहेज के रूप में पशुओं का दान देना और प्रत्येक के लिए अलग अलग झोपड़ा बनाना पड़ता है। इस पुरुष अनेक स्त्रियों से शादी कर सकता है, अर्थात इनके यहाँ बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से शादी कर सकता है, ठीक, उसमें कोई समस्या नहीं है। प्रथम पत्नी का अधिकार अन्य पत्नियों से अधिक होता है, अर्थात जो पहली शादी होगी, जो पहली पत्नी होगी, उसका जो अधिकार होगा वो दूसरी पत्नियों से अधिक होगा या उसको एक अलग रूप में देखा जाए। ठीक, पिता की संपत्ति में सभी का समान अधिकार होता है और मृत्यु होने पर सभी पिता की फसलों को बांट लेते, जैसा हमारे यहाँ है या कह सकते आधुनिक समाज में है कि पप्पा की प्रॉपर्टी बेटे को मिलेगी, जिसने बेटे रहेंगे उसने बराबर बांट दिया जाता है। उसी तरीके से उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर क्या है? पशु हैं। पशु है यानी कि जानवर है, जो पशु वो लोग पाले हैं। तो अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो फसलों को वो लोग बराबर आपस में बांट लेते हैं। इनमें एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। जब तक लड़का या लड़की पूर्ण वयस्क नहीं होते विवाह करना वर्जित होता है, अर्थात वयस्क होने पर भी इनके यहाँ विवाह होता है। इनके समाज में विविध कार्यों को करने के लिए अलग अलग समूह होते हैं, जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बूचड़। बूचड़ मतलब कसाई, बढ़ई मतलब आप जानते हैं भाई न, कुम्हार मतलब आप जानते हैं, लोहार मतलब आप जानते हैं। जैसे आपके यहाँ वैसे अलग अलग कार्यों को करने के लिए इनके यहाँ भी इस तरीके से अलग अलग समूह होता है। ऐसे कार्यों को करने वाले समूह को समाज का छोटा स्थान दिया जाता है। इनकी संतानों को योद्धा होने का गौरव भी नहीं दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये नैवान लोगों का प्रभुत्व है, ब्राह्मणों का प्रभुत्व है, जिसके कारण से इस तरीके की विषमता देखने को मिलती है। ये हो गया आपकी मसाई जनजाति, जो मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के कीनिया या युगांडा या कह सकते हैं कि विक्टोरिया जो चीन है उससे आसपास के क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में मसाई जनजाति पाई जाती है। तो ये हो गई आपकी विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, लगभग समाप्त हो गई। 6 जनजातियों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास से लेकर अब तक चर्चा की है, और यही 6 प्रमुख जनजातियाँ मुख्य रूप से आपको पढ़ना भी है या आपके सिलेबस में है। तो एक बार आप सभी जनजातियों के बारे में दोबारा से सारा वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, कहानी की तरह सुन लीजिएगा, और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे तो आपका कहानी ज्ञान की दृष्टि से कंप्लीट हो जाएगा और आपको आसानी से आप इसका आंसर अपने शब्दों में भी आसानी से लिख सकते हैं। हालांकि आपकी सुविधा के लिए इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा जो लिखा गया है, तो आप आराम से घर पे बैठ के इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।